वक्फ बोर्ड सेवा लेने वाला है, देने वाला नहीं है। वक्फ बोर्ड को स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट चाहिए, वक्फ बोर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट चाहिए, और वक्फ बोर्ड के पास मुलाजिमों को पैसे देने के लिए तनख्वाह नहीं, विधवाओं को पैसे वजीफा देने के लिए पैसे। सोते हुए इंसान को जगा सकते हो, जगे हुए इंसान को जगा नहीं सकते। इनको बेर मोदी जी से है, इनको बेर जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है, और इनको देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है, वोट बैंक की राजनीति करनी है, ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है, और अपनी दुकानें चमकानी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, मुस्लिम संगठनों ने इसमें यही गुमराही तो फैलाई है कि आपकी मस्जिदें छीन जाएंगी। संशोधन की जरूरत थी, देश को थी, कौम को थी, वक्फ को थी। क्योंकि जिस तरीके से ये शोर बचा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं कि लाखों एकड़ जमीन है, आप उसके फायदे देखिए। लाखों एकड़ जमीन के बिल्कुल शून्य से भी शून्य, जीरो से भी जीरो फायदे हैं। सारे वक्फ बोर्ड भिख मंगे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक नाखून के बराबर भी कोई कुर्बानी आज तक मुसलमानों के लिए दी हो तो आइंदा दे देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश करने जा रही है। इसको लेकर सीधी बातचीत करेंगे कि आखिरकार इसको लेकर जो हाय हुल्ला मचा है उस पर किस तरीके से मुफ्ती वजाद गुजर साहब देखते हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सर, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है 2 अप्रैल को पेश होने जा रहा है। अगर मैं सीधे शब्दों में पूछूं तो आपका क्या स्टैंड है इस पूरे बिल पर? ये जो पेश होने जा रहा है इसको लेकर पूरी तरीके से विपक्ष हाव हल्ला मचा रहा है, पूरी तरीके से डराया जा रहा है कि साहब ये तो मदरसे छिन जाएंगे, मस्जिद छिन जाएंगी, गवर्नमेंट अपने अंदर में ले लेगी। तो आपका क्या स्टैंड है? आप भी एक मुस्लिम स्कॉलर हैं। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाया गया है, और वक्फ में कोई पहली बार जो है वो संशोधन नहीं हो रहा है जी। जब से वक्फ है इस देश में जी, तब से कई बार संशोधन हो चुका है। लास्टली 2014 में, 2019 में, और भी उससे पहले संशोधन होते रहे हैं। इस संशोधन को लेकर के थोड़ा इसलिए परेशानी ज़्यादा है लोगों को, क्योंकि ये मोदी सरकार कर रही है और बहुत ही चिंता, मंथन, सोच विचार और उस गरीब मुसलमान के लिए कर रही है जिसके लिए वो प्रॉपर्टी दान की गई है, जिसको राजेंद्र सच्चर कमेटी ने कहा था कि हज़ारों करोड़, सैकड़ों करोड़ की जो है वो आमदनी इस लाखों एकड़ ज़मीन से होनी चाहिए, जो कि हो नहीं रही है। और जिसके लिए वो दान की है, दान करने वाले ने, कि वो विधवाओं का भला हो, यतीम मिस्कीनों का, गरीबों का भला हो, उसके लिए वो दान की गई थी। उसका जो है कार्य नहीं हो रहा है जी। और जितना वक्फ के पास पैसा होना चाहिए था, जितनी वक्फ को तरक्की करनी चाहिए थी, पिछले 70-72 सालों में नहीं की है। उसके लिए मोदी जी ने सारी चीज़ें चिंता की हैं, मंथन किया है, और उसके लिए संशोधन किए गए हैं, और इंतहाई ज़रूरी हैं जो वो संशोधन किए जा रहे हैं, जिससे वक्फ सेफ होगा, वक्फ की प्रॉपर्टीज सेफ होंगी, और उसका फ़ायदा उस पिछड़े, उस वंचित मुसलमान को होगा जिसके लिए वो दान किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है सर कि जिस तरीके से इसको पहले भी रखा गया था, जेपीसी में भेजा गया, लेकिन हमने वो धरना भी देखा कि जंतर मंतर पर तमाम मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कहने से वहाँ पर धरने पर बैठे। ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड लगातार ये कह रहा है कि साहब अगर कुर्बानी देनी पड़ेगी तो वो भी देंगे। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो मुस्लिमों के हित में हैं या फिर वो मुस्लिमों की मस्जिदें छिनवाने के हित में हैं। इधर नीतीश से भी कहा रहा है कि साहब आप देख लीजिए, चुनाव आना है, मुस्लिमों का वोट भी चाहिए। तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि साहब कुर्बानी तक इसको पास नहीं होने दिया जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो धरना करेंगे, सड़कों पर आएंगे, मुस्लिम कहीं ना कहीं इसको बिल्कुल भी जो सरकार करना चाह रही है उसको पास नहीं होने देंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम संगठन क्या क्या कह रहे हैं वो तो मैं देख रहा हूँ जी। मैं अभी किसी बहुत बड़े चैनल पर था जी। वहाँ एक सवाल ये आया था कि इस बिल की जो निगेटिव चीज़ें हैं जी, इस बिल की जो ख़राब चीज़ें हैं वो उन पर बातचीत हो और उन पर शुरुआत की जाए, 1, 2, 3 करके कुछ नुक्ते बताए जाएं, कुछ पॉइंट्स बताए जाएं। ये बात तो सब कह रहे हैं कि मस्जिद छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, मदरसे छिन जाएंगे, लेकिन कैसे छिन जाएंगे और क्यों छिन जाएंगे? जब आज के टाइम में बिल लाया जा रहा है, अभी बिल पढ़ लिया है, बिल्कुल क्लियर बिल में लिखा हुआ है, आप पेज नंबर 3 पर जाइएगा, शुरू में ही लिखा हुआ है कि जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है कानून लाने तक, यानी 2025 कल लाया जा रहा है 2 अप्रैल तक, जो वक्फ बोर्ड की रजिस्टर्ड प्रॉपर्टियां हैं, जो उनको सरकार ना छेड़ेगी ना उन पर कोई बात करेगी। तो ये बात तो मेरे ख्याल सबके दिमाग से निकल जानी चाहिए। एक बात,
दूसरी बात, जो केसेस जो है कोर्ट में चल रहे हैं, वो कोर्ट, उनका निर्णय कोर्ट को करना है, वो सरकार को नहीं करना है, वहाँ सरकार पार्टी नहीं है। एक इसमें अहम बात यह है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुर्बानी देने की बात कर रहा है, पिछले 70 सालों में भागलपुर से लेकर मेरठ तक, मलियाना तक, मुरादाबाद से लेकर मुजफ्फरनगर, शामली तक लाखों लाख मुसलमान मरा है, दंगे हुए हैं कांग्रेस के दौर में, समाजवादी के दौर में, उधर राष्ट्रीय जनता दल के दौर में। मुझे ये बताइएगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक नाखून के बराबर भी कोई कुर्बानी आज तक मुसलमानों के लिए दी हो तो आइंदा दे देंगे। एक चीज़ जो बहुत खुल करके जंतर मंतर पर सामने आई है वो ये है, और अभी एक टीवी पर एक इस्लामिक स्कॉलर ने कहा भी था, अभी मैं था टीवी पर, कि उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे, यानी हिंदू मेंबर होंगे। तो मैं समझता हूँ ऐसे बहुत से बोर्ड हैं जिसमें हिंदुओं के बोर्ड हैं जो मुसलमान मेंबर होते हैं, ऐसे बहुत से मुसलमानों के बोर्ड हैं जिनमें हिंदू मेंबर हो सकता है। मैं समझता हूँ कभी 70 सालों में मुसलमान ने ये तो नहीं सोचा कि इन प्रॉपर्टीज़ में शियाओं की बहुत प्रॉपर्टी हैं, शिया बड़े बड़े नवाबीन गुजरे हैं, उन्होंने बहुत प्रॉपर्टियाँ दी है। कभी सुन्नियों ने इस पर तो बात नहीं की, कभी इस पर तो बात नहीं की कि इसमें जो है जो और माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी ले लिया जाए, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, और लोग हैं, कभी उन पर तो बात नहीं, वो बेचारे माइनॉरिटी हैं हमारे की तरह। लेकिन मैं समझता हूँ संशोधन की ज़रूरत थी, देश को थी, कौम को थी, वक्फ को थी, क्योंकि जिस तरीके से ये शोर बचा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं कि लाखों एकड़ ज़मीन है, आप उसके फ़ायदे देखिए। लाखों एकड़ ज़मीन के बिल्कुल शून्य से भी शून्य, ज़ीरो से भी ज़ीरो फ़ायदे हैं। सारे वक्फ बोर्ड भिखमंगे हैं, सब करप्शन में खाए गए हैं। लाखों एकड़ ज़मीन सब कागजात पर है, ज़मीन में तो बाकी ज़मीनी तो तरीके से देखा जाए तो वो सब तो लुट चुकी है। वो किसी ने 1 रुपये की लीज़ पर, किसी ने 500 रुपये की लीज़ पर, किसी ने 1000 रुपये की। 1 लाख से ज़्यादा दुकानें हैं वक्फ बोर्ड के पास, 1 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें खेती की हैं वक्फ बोर्ड के पास, और इतना मालियत वक्फ बोर्ड के पास है जिससे इतनी आमदन कम से कम हो सकती है कि गरीब मुसलमानों का भला हो जाए, जिसके लिए वो दान किए उसका भला हो जाए। लेकिन ऐसा 70 सालों में हुआ नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन मुस्लिमों को आप मानते हैं कि गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि साहब देखिए हमारी तो, अगर सरकार ने ये बिल पास कर दिया या ये बिल पास हो गया तो साहब हमारी तो मस्जिदें बंद हो जाएंगी, ताले लग जाएंगे, हमारे तो मदरसे बंद हो जाएंगे, हमारी तो ज़मीनें छीन ली जाएगी। ये आप क्या समझते हैं सरकार कैसे श्योर करेगी, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेगी, कि कैसे विश्वास दिलाएगी कि साहब जो जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है या जो संशोधन किया जा रहा है, उस वर्ग को इस पूरे इम्प्लीमेंट के बाद, अमेंडमेंट के बाद, उस वर्ग के लिए जो सरकार चाहती है वो कार्य होगा, उस वर्ग को संतुष्टि कैसे मिलेगी? देखिए विनोद भाई, मैं आपको एक चीज़ अर्ज कर दूं जी, बहुत ही शीशे की तरह, आईने की तरह साफ शफाफ सरकार है मोदी जी की। क्योंकि मोदी जी वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, मोदी जी देश और देशवासी तरक्की करें उस तरह की राजनीति कर रहे हैं। बहुत ट्रांसपेरेंसी है, बहुत ज़्यादा। ये सोच लीजिएगा, बिल में तो मैंने अभी बताया आपको कि बिल में बिल्कुल क्लियर हो गया है। जब कानून, कोई संशोधन कानून में हो रहा है और उस संशोधन में बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो आज तक ज़मीनें रजिस्टर्ड हैं उनको कोई नहीं टोकेगा, तो ये तो बात एकदम, एक तो श्योरिटी हो गई। और दूसरी बात यह है, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, उनका ये हमारे सनातन के लोग क्या करेंगे? ना इनका मस्जिदों से कोई ताल्लुक़ है, ना मस्जिदों में ये जाते हैं, ना इनका ताल्लुक़ कब्रिस्तान से है, ना ये कब्रिस्तानों में जाते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, मुस्लिम संगठनों ने इसमें यही गुमराही तो फैलाई है कि आपकी मस्जिदें छीन जाएंगी। आज सरकार ने डंके की चोट उस गुमराही को, मैंने बताया पेज नंबर 3, आप जो कानून लाया गया है उसकी कॉपी मंगा लें, अभी नेट पर भी वो अवेलेबल हो जाएगी, कल पार्लियामेंट में आएगी तो हर एमपी को पहुंच गई होगी। वो कॉपी मंगा करके पेज नंबर 3 खोलें तो सबसे पहला पैराग्राफ यही उसमें डाला गया है कि आपकी जो रजिस्टर्ड है आज तक की वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, कोई भी हो, दुकान, मस्जिद, जो भी रही हैं, एग्रीकल्चर की ज़मीनें कुछ भी हैं, वो सारी आपकी सेफ हैं, सरकार का उनसे कोई लेना देना नहीं। वो वक्फ हैं, वक्फ रहेंगी और वक्फ ही के लिए वो इस्तेमाल होंगी। एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो सरकार ने क्लियर कर दिया। दूसरे, सरकार ने मुसलमानों को, मुस्लिम लीडरशिप को समझने का पूरा मौका दिया। शीशे की तरह, आईने की तरह साफ, बिल्कुल सुथरी तरीके से जेपीसी बनाई। जेपीसी में वो हर पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, समाजवादी का भी था, कांग्रेस का भी था, ममता बनर्जी का भी था, सभी थे। और जेपीसी में मैंने चेयरमैन साहब को, जगदम्बिका पाल जी को देखा कि सैकड़ों ग्रुपों से वो मिले और हर स्टेट में वो गए
और सबसे ज़्यादा सवाल मेरे ख्याल जेपीसी के चेयरमैन के सामने सबसे ज़्यादा सवाल यही आया कि हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी। क्योंकि मैं कई बैठकों में मौजूद था उनके साथ, तो मैं एक दिन उनके घर पे गया तो मेरे सामने ही कई ग्रुप अलग अलग मिलने आ रहे थे, कुछ पत्रकार लोग भी आए मेरे सामने मिलने, और सबसे पहला सवाल यही होता था कि मस्जिदें, खानकाहें और ये सब छिन जाएंगी, दरगाहें छिन जाएंगी। तो सबसे पहले चेयरमैन साहब हर ग्रुप को ये क्लियर करते थे कि जो हमने कानून का मुसवदा तैयार किया है संशोधन का, उसमें बिल्कुल ये क्लियर है कि वक्फ बोर्ड की रजिस्टर्ड ज़मीनें जो अब तक रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, आज की डेट तक रजिस्टर्ड हो चुकी है, सरकार उनको छेड़ेगी नहीं। सबको समझाया गया, सबको बताया गया। लेकिन विनोद भाई, आप सोते हुए इंसान को जगा सकते हो, जगे हुए इंसान को जगा नहीं सकते। इनको बेर मोदी जी से है, इनको बेर जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है, और इनको देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है, वोट बैंक की राजनीति करनी है, ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है, और अपनी दुकानें चमकानी है, हिंदू मुसलमान के दरमियान दीवार खड़ी बैर करनी है। किसको है? बैर विपक्षी दलों को है या बैर यहाँ के आम मुस्लिमों का है? मोदी से बैर किसको है? देखिए, यहाँ आम मुस्लिम तो मोदी जी के साथ खड़ा है, आम मुस्लिम तो योजनाओं का लाभ उठा रहा है, आम मुस्लिम तो देश की तरक्की का लाभ उठा रहा है। जो चंद वो लोग जिनका मजहब पर कब्जा है, जिनका राजनीति की दुकानों पर कब्जा है, आपने जंतर मंतर पर ये बात भी नोट की होगी कि एक प्रवक्ता अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बोल रहा था, दूसरा समाजवादी का था, तो तीसरा जमीयत का था, चौथा कांग्रेस का था, तो पांचवा ममता बनर्जी का था। ये भी नोट किया होगा आपने। तो मैं समझता हूं कि देश, जिन लोगों को जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, मुस्लिम संगठनों ने उनको चुना है, ना कि जिनको हुकूमत में बैठने का जनादेश दिया है मुस्लिम संगठनों ने उनको नहीं चुना और उनसे कोई बात नहीं की। यानी आपको लगता है कि सरकार से बात नहीं हो रही है, बात सिर्फ विपक्षी दलों से हो रही है कि हाव हल्ला मचाया जाए, कहीं ना कहीं गुमराह किया जाए। सरकार से बात हो, बैठें, समझें कि साहब क्या बिल लेकर आना चाहते हैं, क्या संशोधन आप करना चाहते हैं। लेकिन आपका कहना है कि साहब सरकार से या फिर गवर्नमेंट से कोई बात नहीं हो रही है, उन विपक्षी दलों को इंक्लूड किया जा रहा है कि आप आइए, हमारा साथ दीजिए, हम इसका विरोध करेंगे और आप हमें शक्ति प्रदान कीजिए। देखिए, मेरा चैलेंज है, ओपन चैलेंज है ये। कानून पास होने के बाद भी, पहले भी पार्लियामेंट रखा जा रहा है, पास भी होगा पक्का। मैं आपको बता दूं, पूरे मुल्क में कुछ पॉइंट्स जो है वो तैयार करें कि ये पॉइंट्स निगेटिव हैं और इनसे खराबी होगी। मैं जेपीसी के चेयरमैन के पास, मैं माइनॉरिटी मिनिस्टर के पास लेकर के जाऊंगा, मैं खुद मौजूद रहूंगा, और सरकार के जितने नुमाइंदों से बात करना चाहते हैं ये लोग, मैं वो चैलेंज करके बात कराऊंगा आपसे कि चलो समझ लो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, कोई नहीं आएगा जी, कोई नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है? चूंकि इनको दरअसल एक नंगा नाच इस मुल्क में करना है, इनको नफरत की एक दीवार इनको खड़ी करनी है इस मुल्क में। इनको देश से, देश की तरक्की से, कौम किस तरह तरक्की करेगी। अब मुझे एक बात बताइए, इन 70 सालों में कोई मुस्लिम स्कॉलर, कोई मुस्लिम संगठन मुझे बता सकता है कि 70 सालों में वक्फ बोर्ड में करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई हो? आज से पहले तो मैं आपको जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, सारे एमपीओ ने चिट्ठियां लिख लिख के जो है पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट सेक्रेटरीज को या पीएम को या एचएम को आज से पहले बताया कि वहाँ फलाना। भाई, कोर्टों में 40,000 से ज़्यादा केस हैं, जिसमें 10,000 से ज़्यादा मुसलमानों के साथ वक्फ बोर्ड के केसेस हैं, 10,000 से ज़्यादा। आज तक यही ये विपक्ष की पार्टी जो एमपी होते थे यही लिखते थे कि वक्फ बोर्ड ने यहाँ कब्जा कर लिया, वक्फ बोर्ड ने वहाँ कब्जा कर लिया, वक्फ बोर्ड ने यहाँ लड़ लिया। अब उसमें संशोधन हो रहे हैं और जेपीसी ने आपकी संतुष्टि कर दी है। जेपीसी ने जो कहा, देखिए, ये चेयरमैन कह रहे थे कि सरकार जो है रजिस्टर्ड ज़मीनों को छेड़ना नहीं चाहती है। अच्छा, इनकी ये ना बड़ा तेज़ और चालाक लोग हैं, इनकी चित भी अपनी है और पट भी अपनी है। एक तरफ तो ये कहते हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को सरकार छेड़ना चाहती है, दूसरी तरफ ओवैसी साहब स्टेटमेंट देते हैं कि वक्फ की ज़मीनें जो है 8 लाख एकड़ से ज़्यादा है, जिसमें 4 लाख एकड़ से ज़्यादा के कागजात नहीं है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, लाए कहाँ से फिर उन ज़मीनों को? वक्फ की कैसे हुई जब कागज़ ही नहीं है? तो मैं कहता हूँ ये हर तरीके की गुमराही फैला रही है। ये वही टीम है पूरी, आप पूरा नोट करना ऊपर से नीचे तक, जो सीए में ये फैला रही थी कि ये आपसे नागरिकता छीनने का कानून है। मुझे बताइए, कई साल हो चुके, किसी एक मुसलमान की नागरिकता गई है? ये वही टीम है, जब नागरिकता छीनवा रहे थे अब मस्जिदें छीनवा रहे हैं। ना नागरिकता छीनी है, ना मस्जिदें छीनेंगी। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को तरक्की होगी, मुसलमानों का फ़ायदा होगा, और जिस चीज़ के लिए वो प्रॉपर्टी दान की गई है वो प्रॉपर्टी उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगी, गरीब पिछड़े मुसलमान के काम आएगी,
और वक्फ बोर्ड को एक नई दिशा मिलेगी। वक्फ बोर्ड वेलफेयर की तरफ जाएगा, वक्फ बोर्ड जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा, वक्फ बोर्ड जो है सेवाओं की तरफ जाएगा। अब वक्फ बोर्ड उल्टा है बिल्कुल। वक्फ बोर्ड सेवा लेने वाला है, देने वाला नहीं है। वक्फ बोर्ड को स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट चाहिए, वक्फ बोर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट चाहिए, और वक्फ बोर्ड के पास मुलाजिमों को पैसे देने के लिए तनख्वाह नहीं, विधवाओं को पैसे वजीफा देने के लिए पैसे नहीं। अब उल्टा है, वक्फ बोर्ड को एक सक्षम डिपार्टमेंट बोर्ड बनाने के लिए, वक्फ बोर्ड को एक मजबूत बोर्ड बनाने के लिए उसमें संशोधन होना ज़रूरी था। जो इस देश के प्राइम मिनिस्टर, मैं तो थैंक्स कहूँगा, शुक्रिया कहूँगा इस देश के प्राइम मिनिस्टर का, उनकी सरकार का, कि उन्होंने गरीब मुसलमानों के लिए भी सोचा। पहले हमारी माँ बहनों के लिए सोचा था तो ट्रिपल तलाक पर पाबंदी लगाई थी, हलाला जैसी चीज़ों पर उन्होंने बात की थी, कानून लाए थे ट्रिपल तलाक के लिए, हमारी करोड़ों माँ बहनों के लिए सोचा। अब उन्होंने हमारे गरीब वंचित पिछड़े मुसलमानों के लिए सोचा है, पसमानदा लोगों के लिए सोचा है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारी तरफ से हर तरह की इज्जत अफजाई, दुआएं, सब कुछ मोदी जी के लिए हैं, और उम्मीद है कि कानून पास होगा और लोग जो है वो समझेंगे, आम मुसलमान इस बात को समझेगा। और वैसे भी अब तक आम मुसलमान ये सवाल करेगा अपने लीडरों से कि 70 सालों में आम मुसलमान को वक्फ बोर्ड से लाखों एकड़ ज़मीन होने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यानी आपको लगता है कि अगर कानून पास हो गया तो आम मुस्लिम क्या सोचता है और मुस्लिम क्या करेगा? अगर कानून पास हो गया तो मुस्लिम समुदाय क्या करेगा? मुस्लिम समुदाय, मेरा ख्याल, चूँकि मुझे दो चीज़ें लग रही हैं। एक तो समझदार मुसलमान है जो राष्ट्र के साथ खड़ा है और बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। ज़्यादातर मुसलमान समझने की कोशिश कर रहा है, बड़ी तादाद, चूँकि वो जानता है कि वक्फ बोर्ड को उससे पहले कोई और एक चलते फिरते, आप मैं कह रहा हूँ, दुकानों पे जाके सर्वे कर लीजिएगा, चाय की दुकानों पे जा करके, ठेलियों पे जा करके, मुसलमान आपको बता देगा कि आम मुसलमान को वक्फ बोर्ड से 70 सालों में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये बिल्कुल दबी आवाज़ में पूछ लीजिए, खुली आवाज़ में पूछ लीजिए। लेकिन आज मुसलमान सरकार के खिलाफ खड़ा नज़र आ रहा है। ये आपको नज़र आएगा, ये सारे मजहबी लोग जो इकट्ठे हो गए, मुसलमान को इमोशनल ब्लैकमेल किया गया मोदी जी के खिलाफ इकट्ठा करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, विश्व हिंद परिषद, बजरंग दल का नाम ले लेकर के, मस्जिदों का, मदरसों का कब्जा बता करके, यानी मुसलमान को मजहबी चीज़ों में इमोशनल ब्लैकमेल करके, उसको मजहबी चीज़ें समझा करके और सरकार के खिलाफ ला करके खड़ा कर दिया लड़ने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, बड़ी तादाद मुसलमानों की इस बात को समझ रही है, क्योंकि वक्फ बोर्ड से उसको पहले भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आइंदा भी उसको कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन शायद उनके मन में भी ये बात है कि वक्फ बोर्ड में सुधार होना चाहिए। वक्फ बोर्ड में करप्शन सारे मुसलमानों को पता है, वक्फ बोर्ड की डग्गामारी, वक्फ बोर्ड का भिखमंगापन, वक्फ बोर्ड का चोरों को अड्डा, सब आम मुसलमान जानता है इस बात को कि वक्फ बोर्ड में सब कुछ क्या हो रहा था। लेकिन चूंकि सवाल अब ये है कि ये जितने भी मजहबी लोग थे ये इकट्ठे हो गए हैं और बात इतनी गिर चुकी है कि अगर जो लोग बिल को सपोर्ट कर रहे हैं उनको मोदी जी का दलाल, बीजेपी का दलाल, आरएसएस का दलाल घोषित किया जा रहा है, उनको, उनके परिवारों को धमकियां दी जा रही हैं, वो खतरे में हैं सब। तो मैं समझता हूं कि ये मजहबी तरीके से ब्लैकमेलिंग हो रही है चीज़ों की, और अगर राजनीतिक तरीके से राय ली जाएगी मुसलमान की, इंडिपेंडेंट इनफिरादी तरीके से राय ली जाएगी, तो मुसलमान भी खुश है और वो चाहता है कि वक्फ बोर्ड में जो है, चूँकि उसके बाप दादा की दी हुई ज़मीन है, वो चाहता है कौम के काम आए, कौम के काम आए, देश के काम आए। मुसलमान भी जानता है कि वक्फ बोर्ड ने 70 सालों में कुछ नहीं किया, इसलिए संशोधन के साथ खड़ा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। जी, हमारे साथ मुफ्ती बजाज गुजर साहब हैं, जिनका साफ ये कहना है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो पेश होगा, उम्मीद करते हैं, और पेश होगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो ज़मीनें, वो चीज़ें, वो ज़रूरतमंद परिवार तक पहुंचेगी। हालांकि लगातार इस पर विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल के पास होने के बाद किस तरीके की तस्वीरें आएंगी वो तो देखना बाद में होगा। लेकिन मुफ्ती बजाज गुजर साहब का सीधा साफ कहना है कि ये संशोधन बिल कहीं ना कहीं उन ज़रूरतमंद मुस्लिम परिवारों को न्याय दिलाएगा। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।